दोस्तों सभी को नमस्कार। आपका एक नए सेशन के अंदर फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी ने पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं। तो अब आगे चलकर आप लोगों के बायोलॉजी, उसके बाद आपके मैथ्स, उसके बाद हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री, इस तरह से दोस्तों आपका ये शेड्यूल जारी रहेगा। तो दोस्तों यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और आप अध्यापक बनने वाले हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या घटित होने वाला है। ठीक है, या अभी क्या चीजें चल रही हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल और आपके हरियाणा की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक से ये उम्मीद की जाती है कि उसको अपने आसपास घटित होने वाली सारी चीजों की तकरीबन जानकारी होनी चाहिए, जो नेशनल इंटरनेशनल पर जो मुद्दे छाए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे पहले भी किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे, कि बताइए क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे छात्र जवाब देते हैं कि नहीं सर, मैं नहीं पढ़ता। या फिर ये कहते हैं कि सर आज नहीं पढ़ा। तो फिर वो ये कहते हैं बताइए कल पढ़ा था। नहीं जी, कल भी नहीं पढ़ा। परसों बताइए पढ़ा था। तो इस तरह से आप वहां पर उनके बीच में उलझ कर रह जाओगे। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप से मैं ये नहीं कहता कि आप एक महीने के पीछे वाला न्यूज़पेपर पढ़ो। तो दोस्तों मैंने एक आप लोगों के लिए छोटा है ये सेशन शुरू किया है। इसमें मैं 20 नवंबर से लेकर जो भी न्यूज़ रही हैं, जो मेन मेन जहां से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसी तरह की कुछ न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और जब तक ये आपका इंटरव्यू चलेगा तो डेली ये आप लोगों का लगभग 10-15 मिनट का सेशन होगा। उसको आप 10-15 मिनट टाइम निकाल के इसको देख लेना। आपका ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वो किसी तरह के क्वेश्चन पूछे, वो आप उसको बता दोगे, और मैं ये बताता भी रहूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा ये जो आपको सेशन पसंद आए तो इस पर आप कमेंट भी करना, और जो आप लोगों की डिमांड हो, जिस तरह के और आप सेशन चाहते हो, इसमें आप मैसेज करना। तो दोस्तों आज मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के, जो करंट के और खासकर हरियाणा की। तो दोस्तों जैसे अभी हमारा जो संविधान है, संविधान जिसने हमारे को बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं और हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे जो संविधान का जो गठन किया गया था, वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो संविधान लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसलिए हम जो अपना संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी को तो इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी जैसे एक लाहौर के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उन्होंने ये कहा कि था कि आने वाली जो भी 26 तारीख होगी ना, तो उसमें हम अपना इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तब से हम 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस के तौर पर उसको मनाना शुरू कर दिया था। फिर हम आज़ाद हुए, और आज़ाद भारत के लिए एक नए संविधान की जरूरत थी हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो संविधान तैयार किया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे। ठीक है, तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसको लागू कर दिया गया फिर 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 50 को। ठीक है, तो लेकिन बन के तो तैयार हुआ था 26 नवंबर को। तो इसलिए अब हमारे संविधान को 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आज कितनी तारीख है? 25। कल 26 जो नवंबर आएगी तो हमारे संविधान को 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसके। अब दोस्तों देश का, जैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर बना है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और क्योंकि ये दोस्तों इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके हरियाणा के अंदर बना है, और हरियाणा में भी
यदि आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हो तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर आपका ये आपका संग्रहालय बनाया गया। तो देश के पहले संविधान संग्रहालय, ये क्वेश्चन आए तो आपसे कहाँ पर बनाया गया है, तो आप बताओगे कि ये सोनीपत के अंदर जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां पर बनाया गया। अब ये अगला क्वेश्चन उनका ये आ सकता है कि आप ये बताइए ये संग्रहालय बनाने की जरूरत क्या है। बताइए, अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं करूं कि ये संग्रहालय बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों देखो, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो हम यही सोचते हैं, कुछ ही चीजों के बारे में हमारे को पता है, जो हमारे जो राइट हैं, हमारे जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर हैं। तो उनमें से कुछ चीजों की हमारी जानकारी है। तो ये संग्रहालय इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग को ये यहाँ पे बनाया गया, धीरे धीरे दूसरी जगहों को भी बनाए जाएंगे, ताकि आम आदमी भी को भी अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लोगों के बीच में एक संविधान के प्रति अवेयरनेस तो ये फैलाने के लिए तो ये इस तरह के कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको जब भी जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने इसको पढ़कर जाना है। अब ये देखो, शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कानून अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं कुरुक्षेत्र के सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये दोस्तों शनिवार तो जा चुका ना। अब तो इसका मतलब अगर आगे जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था और इस उद्घाटन के अंदर कौन कौन व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के हमारे जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि और कौन। एक तो कानून और न्याय जो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये थे अर्जुन राम मेघवाल, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और ओपर जिंदल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर और कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं वो नवीन जिंदल यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप करके जाने हैं आपने। देखो, ये अब क्या किया है कि संग्रहालय है ना, संग्रहालय में हम जाकर बारीकी से उन चीजों की जांच कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। तो एक अभी जैसे जो दिसंबर आएगा, मास आएगा, तो दिसंबर मास में इसको खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए। आम लोग भी वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ये लिख रखा है, जैसे संग्रहालय में संविधान की बारीकियों के बारे में आसानी से जान सकेंगे। इस संग्रहालय को 1 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो देश आजाद होने के बाद 26 नवंबर 19 संविधान ग्रहण किया गया था। इस दिन हमको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आपने बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के नागरिक हो आप और भारत के संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, गीता महोत्सव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपका इंटरव्यू आएगा। बायोलॉजी से और मैथ्स की बात करूं मैं, तो ये इसी दौरान आएगा। तो हमारे देश के अंदर जिसको धार्मिक नगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता महोत्सव है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस दौरान बताइए कि अब गीता महोत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हमारी जो धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये कब से कब तक जाएगा, ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये होगा। इसकी तैयारी अब जोर शोर से चली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि मंदिरों, मठों और धामों में गूंजेगी गीता की वाणी। और गीता के उपदेश को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 5161 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसको ये हर साल है ना जो गीता महोत्सव ये मनाया जाता है। तो अब की बार जो गीता महोत्सव मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर, और 28 नवंबर से स्टार्ट होगा और 15
दिसंबर तक। अब इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं कि वहां पे कार्यक्रम आयोजित होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आपके स्कूलों के अंदर भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिर वो आपसे अगर पूछना चाहें तो थोड़ा बहुत महाभारत के बारे में भी पूछ सकते हैं, गीता के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इन चीजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपने कुरुक्षेत्र के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा गीता के बारे में भी पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? एक अध्यापक से उम्मीद की जाती है कि उसके आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। अभी दोस्तों G20 सम्मेलन, जलवायु वार्ता पर दुनिया की निगाहें। तो अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो G20 का सम्मेलन है वो कहाँ पर मौजूद, मतलब कहाँ पे हुआ, तो इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं? जी से आप देखो, जी से मतलब ये है कि इसमें टोटल G20 आता है, तो इसमें कितने हैं? 20 देश हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ज्यादातर तो ये आपको यही पता होना चाहिए कि ये कब आयोजित किया गया है। तो G20 सम्मेलन 2024 का आयोजन 18 से 19 नवंबर 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनरियो में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इस बार की थीम सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई। मेन अगर ये पूछा जाए आपसे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें मेन थीम किस पर चर्चा की गई? तो इसमें देश किसके बारे में बात की गई? भूखमरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, यानी किस तरह से भूखमरी और गरीबी के खिलाफ जंग जीती जाए, ये इसमें मेन थीम थी। थीम पता होनी चाहिए आपको, कहाँ पर आयोजित हुआ और इसके अंदर कितने सदस्य हैं। ये अभी इसमें 20 सदस्य हैं। ठीक है, देखो सम्मेलन में पहली बार अफ्रीका संघ को स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया गया, और जो 2023 के सम्मेलन का एक बड़ा परिणाम था। उसके बाद और क्या आपने देखना है आप, क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर जो भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस सम्मेलन में भारत की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। भाई उन्होंने वहां पर जो जानकारी दी कि हमने हमारे देश के अंदर 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने भारत द्वारा मुफ्त अनाज वितरण, स्वास्थ्य बीमा, किसानों की आर्थिक सहायता जैसे कदमों पर बड़ा प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक स्तर पर खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। तो आप ये चीज भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, कि मेन हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वहां पर किस चीज पर जोर दिया कि हमने किस क्षेत्र के अंदर काम किया है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद दूसरा, घोषणा पत्र में पर्यावरणीय वित्त में सुधार और जीवांश ईंधनों के उपयोग को। अब जीवांश ईंधन क्या होते हैं दोस्तों? देखो आज आप ये देखिए, आप यदि एनसीआर का पार्ट हो, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो एरिया है तो एनसीआर बन चुका है। ठीक है, और इस कारण से अब स्कूलों के अंदर छुट्टियां भी की गई हैं, और डीजल वाहनों के पर भी चलाने पर भी कहीं पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों अब सर्वे आया था, जैसे रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो एनसीआर में हरियाणा के जो क्षेत्र आते हैं उसमें गुड़गांव और सोनीपत को सबसे पोल्यूटेड शहर माना गया। ठीक है, तो ये पोल्यूशन हम किस तरह से कम कर सकते हैं? जब हम जीवांश ईंधनों को कम प्रयोग करेंगे ना। जीवांश ईंधन कौन से होंगे दोस्तों? जो जीवों के अंश से बने हैं, इनमें ज्यादा जिसमें हम काउंट करेंगे कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद पेट्रोल भी है, डीजल भी है। ठीक है, तो ये कहा गया कि इन से चलने वाले व्हीकल या जो दूसरे जहां पर ये यूज होते हैं उनका प्रयोग हम कम करें। इसकी जगह पर हमें आगे चलकर क्या करना पड़ेगा? सोलर एनर्जी पर काम करना पड़ेगा, या जो इस तरह से जो इको फ्रेंडली ईंधन है ना, उन पर हमने काम करना पड़ेगा, तभी हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इनमें जीवांश ईंधनों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। ठीक है, और जो कि दोस्तों ये पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ठीक है। और कोप 29 के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपने इन चीजों को, ये जो बेसिक चीज मैंने बताई है, इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है। मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि ये चीजें आपने रट के जानी है। इन चीजों के बारे में आपको की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सामने वाले को आप कुछ बता सको। ठीक है। और भी जानकारी आप बहुत सारी इनके बारे में इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद ये दोस्त ये हैं जो मैंने G20 के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी ये मेंबर्स हैं। लिस्ट तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप इनको देख के चले जाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हरियाणा और पंजाब के बीच में जो एक विवाद चला हुआ है, ये विवाद किस चीज को लेकर है? ये जो सेशन चला ना अभी, हरियाणा विधानसभा का जो सेशन चला था, उस सेशन के अंदर ये बात की गई कि हमारी जो विधानसभा के लिए, हरियाणा विधानसभा के नए सदन के लिए हमारे को चंडीगढ़ के अंदर जमीन अलॉट की जाए। ठीक है। आप ये देख सकते हैं, संसद सदन में गुजा नए विधानसभा भवन के लिए जमीन पर पंजाब के विरोध का मुद्दा। हरियाणा जो सरकार है वो ये डिमांड करने लग रही है कि हमारे को चंडीगढ़ के अंदर अपनी नई विधानसभा बनाने के लिए हमारे को जमीन अलॉट की जाए, लेकिन पंजाब जो सरकार है वो इसका विरोध करने लग रही है। ठीक है। आपसे वहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, अभी हाल ही में हरियाणा और पंजाब के बीच में, या जब पंजाब जो गवर्नमेंट है वो हरियाणा सरकार की किस डिमांड का विरोध करने लग रही है, तो आप क्या बताओगे कि हरियाणा जो सरकार की डिमांड है कि हमें चंडीगढ़ के अंदर हमारे को क्या किया जाए, अपन संसद ये विधानसभा बनाने के लिए हाउस जहाँ पर सेशन चलता है वो विधानसभा भवन बनाने की जमीन दी जाए, लेकिन इसका और इस विधानसभा के जो विधानसभा की अध्यक्षता किसने की थी? जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सीएम कौन है हमारे? नायब सिंह सैनी। ये फोटो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हमारे सीएम का फोटो है। ठीक है। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हरविंदर कल्याण, ये जींद से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था एक छात्र से, जो इंटरव्यू देने के लिए गया था कि बताइए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। उसके बाद तो भाई ये चीजें आपने, जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो छात्र न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, डेली 15-20 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर पढ़िए। आपके आसपास क्या चीजें घटित होने वाली हैं। ठीक है। कुछ चीजें तो हम कराते रहेंगे, लेकिन आपने अपने लेवल पर भी आप कुछ चीजें पढ़िए। उसके बाद दोस्तों, एक ये और भी एक खबर है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में अभी जैसे जो रिजर्वेशन है पंचायत लेवल पर, पहले जो रिजर्वेशन होती थी वो यहाँ पर एससी के लिए होती थी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो जो स्टार्ट हुई वो बीसीए के लिए। अब आगे चलकर जो पंचायत और निकाय के जो चुनाव होंगे वहां पर जो रिजर्वेशन होगी वो एससी, बीसी ए और बीसी बी के लिए भी होगी। ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि पंचायतों, स्थानीय निकायों में अब पिछड़ा वर्ग बी को भी आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से जैसे पहले, अब यहाँ पे ये आप डेटा भी देख लेना। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अब पिछड़ा वर्ग बीसीए, बीसीए और बीसीबी, बीसीए को जहां पर 8% आरक्षण दिया जा रहा था, वहीं बीसीबी को भी 5% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की 18.93% और पिछड़ा बी की आबादी जो कितनी है वो 15.05 है। ठीक है। और ये आपको जो दिया जाएगा ना, पंच और सरपंच के जो चुनाव होते हैं ना उनके अंदर दिया जाएगा। पंचायती राज संशोधन विधेयक, नगर पालिका संशोधन विधेयक, नगर निगम विधेयक पास करके बीसीबी को मिला 5% आरक्षण। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है, तो आप बताओगे कितना? 5%।
और BCA को पहले ही कितना मिल चुका है, 8%। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो न्यूज हैं मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा 20 नवंबर से लेकर अब तक, डेली चलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे चुनाव से पहले जो रैली होती थी उसमें ये हमारे CM साहब और दूसरे जो नेता भी घोषणा कर चुके थे कि हम आगे चलकर हरियाणा के अंदर कुछ और जिलों का विस्तार करेंगे। उनमें जो नाम आया था जिलों का वो था कि एक तो गोहाना, हमारा जो सोनीपत है, सोनीपत से ही अलग करके एक और जिला बनाया जाएगा गोहाना, और एक बात आई थी मानेसर की। लेकिन दोस्तों अभी ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे पहले जो जनगणना जनगणना का काम कंप्लीट होगा, जो जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, उसके बाद आगे ये निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आंकड़े देखे जाएंगे। हरियाणा में अब जनगणना के बाद नए जिले, उपमंडल, तहसील बन सकेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू होगी। देखो दोस्तों, जनगणना के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जनगणना जो हमारी पिछली जनगणना हुई थी हरियाणा की, वो 2011 में 2011 के अंदर हुई। 2011 के बाद जनगणना होती है 10 साल के अंदर होती है, प्लस 10 करते तो हम 2021 के अंदर होनी थी। लेकिन 21 में जो कोविड का दौर चला तो इस कारण से जनगणना नहीं हो पाई। अब जनगणना जो होगी ये जनवरी 2025 के अंदर होगी, 25 में। उसके बाद जो डाटा निकल कर आएंगे उसके बाद ये काम होगा इन पर शुरू होकर मानेसर और गोहाना को जिला बनाने का। तो पहले तो क्या होगी, जनगणना। ये जनगणना जनवरी में शुरू होगी। देखो बात चली हुई है मानेसर, गोहाना, असंध, आसी और डबवाली को जिला बनाने की मांग उठती आ रही है, जबकि भवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल की दौड़ में है। इन शहरों को दर्जे में बदलाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इनको, इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन से पहले जून में तत्कालीन कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो यहाँ तो तक तो आपने खाली इतना ही देखना है। अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछे क्या अभी हरियाणा में कुछ नए जिले बनाने की कवायद चली हुई है, तो आपने ये बताना है कि अभी तो जिले नहीं बनेंगे, क्योंकि श्रीमान जी अभी तो पहले हरियाणा की जनगणना की जाएगी, जनगणना होगी, देखी जाएगी कितनी जनसंख्या हमारी अभी हुई है, और ये शुरू होगी जनवरी 2025 के अंदर। उसके बाद आगे ये निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरह की जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी करके जानी है। अभी दोस्तों कल जैसे PGT का हरियाणा में हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम सभी का क्लियर हो जाए। उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम जल्द ही PGT हिस्ट्री के लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही 1 या 2 दिन के अंदर PGT कॉमर्स के भी बैच शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको किसी तरह का भी कोई भी बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर से जाकर आप हमारी ऐप एडुचानिकेत डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको एक उचित मार्गदर्शन देंगे और HPSC PGT के अंदर आपके सिलेक्शन में पूरी आपकी सहायता करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हाँ दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए और उसके बारे में भी हमारे को बताना। इस तरह की जो करंट की क्लास होगी दोस्तों, वो एक क्लास और कल लेके आऊंगा मैं, डेली ये चीजें चलेंगी। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।